हम हैं जीएस वनली मतलब जीएस मास्टर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस वनली में। हम हैं जीएस वनली मतलब जीएस मास्टर। अब जीएस की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, क्योंकि हम जीएस को एक सीरीज से पढ़ के आगे बढ़ेंगे। आगामी परीक्षाओं को देखते हुए हम सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, वो भी एग्ज़ाम से काफ़ी पहले। और आपसे मेरा वादा है कि आप केवल सभी वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। कोई भी वीडियो मिस ना करिए, ताकि एग्ज़ाम में ना कोई क्वेश्चन आपसे मिस हो जाए, क्योंकि अभी लेखपाल, यूपी पुलिस वीडियो की भी वैकेंसी आने वाली है। इसलिए आप पूरे मनोयोग से लग जाइए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल और संध्य सभ्यता से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं, हम कोशिश करेंगे कि सभी प्रश्नों को कवर करें। चलते हैं प्रश्न नंबर पहला पे। तो प्रश्न नंबर पहला देखिएगा, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिए, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था। तो उनके मनोरंजन का साधन क्या था, शिकार था। कब, पूरा पाषाण काल में, ठीक। और उनका आहार क्या होता था, उनका आहार होता था मांस और कंदमूल, ठीक। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 पे। नवा पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था। यहाँ पूछ रहा है नवा पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था। ऑप्शन देखिए, बकरी, भैंसा, कुत्ता, भेड़। लेकिन देखिए, अब इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो होगा भेड़। नवा पाषाण काल के द्वारा लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु भेड़ था। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है कि सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया था, तो उसका आंसर होगा कुत्ता। चूँकि लेकिन कुत्ता कब पाला गया था, कुत्ता पाला गया था मध्य पाषाण काल के दौरान। मध्य पाषाण काल के दौरान पाला गया था कुत्ता। लेकिन यहाँ पूछा गया आपसे नवा पाषाण काल के दौरान, तो वहाँ क्या पाला गया था, वहाँ पाला गया था भेड़। और कब पाला गया था इसे, तो इसे पाला गया था 1100 ईसा पूर्व से लेके 11,000 ईसा पूर्व से लेके 9,000 ईसा पूर्व के मध्य दक्षिण पश्चिम एशिया में भेड़ को पालतू पशु के रूप में अपनाया गया था, ठीक। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया। ऑप्शन देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, नन। तो कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा खोजा गया था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था, किस सन में हुआ था। तो आप कहेंगे 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था। अब यहाँ क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन किया था, दयाराम साहनी किए थे। एक क्वेश्चन यहाँ से और बना के पूछ सकता है आपसे कि क्यों इसका नाम हड़प्पा ही पड़ा। तो सिंधु में जिस जगह पे खुदाई हुई थी उसका नाम पहले से ही हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। अब यहाँ चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिए आप लोग, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए आप लोग, कांस्य युग, नवा पाषाण युग, पूरा पाषाण युग, लौह युग। तो किससे संबंधित है, कांस्य युग से संबंधित है। और हड़प्पा सभ्यता को ही हम कांस्य युग भी कह देते हैं, फिर कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इस युग में तांबे और टिन को मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। यहाँ एक प्रश्न और बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य धातु क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता की मुख्य धातु क्या थी, कांसा थी। क्या थी, कांसा थी। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 पे। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिए, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। ऑप्शन देखिए आप, गाय, गैंडा, हाथी, बाघ। तो किसका चित्रण नहीं किया गया है वहाँ की कलाकृतियों और मूर्तियों में, गाय का। और बाकी गैंडा, हाथी, बाघ, इन सब का चित्रण हमें मिलता है वहाँ की कलाकृतियों और मिट्टी के बर्तनों में। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। एक बार फिर से आप क्वेश्चन सुनिए, निम्नलिखित में कौन सा स्थल भारत में नहीं है। ऑप्शन देखिए आप, हड़प्पा, रंगपुर, कालीबंगा, रोपड़। कौन सा स्थल नहीं है भारत में, हड़प्पा जो है ये भारत में नहीं है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, तो आखिर हड़प्पा फिर कहाँ है। तो हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी ज़िले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो हड़प्पा कहाँ है, ये पाकिस्तान में है। कहाँ है, मांटगोमरी ज़िले में है। और किसके किनारे है, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, ठीक। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है
की क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा सिंधु सभ्यता का किस नंबर पर आता है? तो ये किस नंबर पे आएगा? इसका उत्तर जो होगा सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल क्या है? दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा। सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे अपने। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? एक बार फिर से आप लोग क्वेश्चन सुनिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? ऑप्शन देखिए आप लोग, विष्णु, इंद्र, वरुण, पशुपति। तो किसकी आकृति चित्रित थी? पशुपति की। ठीक। अब यहाँ देखिए कि मुद्रा मतलब वहाँ जो कॉइन सिक्का चलता था वहाँ पे किसका वो छपा था, किस देवता की आकृति मूर्ति छपी थी? वो थी पशुपति की। ठीक। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन देखिए, विष्णु, ब्रह्मा, पशुपति और इंद्र और वरुण। तो किसकी पूजा करते थे वहाँ के लोग? सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। किसकी? पशुपति की पूजा करते थे। ठीक, आप लोग ये भूलिएगा मत, पशुपति की पूजा करते थे। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? एक बार फिर से आप लोग क्वेश्चन सुनिए। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? ऑप्शन देखिए आप लोग, आर.डी. बनर्जी, सर जॉन मार्शल, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। तो कौन खोजा था? ए कनिंघम खोजे थे अवशेषों के। कहाँ के? हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजे थे ए कनिंघम। अब यहाँ पे आया है ए कनिंघम। तो ए कनिंघम का क्या मतलब होता है? ए कनिंघम का मतलब होता है एक्सीलेंडर कनिंघम। ठीक, एक्सीलेंडर कनिंघम। यहाँ से आपसे क्वेश्चन और पूछ सकता है कि किस सन में खोज किए थे, किस सन में इन्होंने वहाँ के अवशेषों को अपने पास जुटाया था? तो इन्होंने 1853 ईस्वी में और 1873 ईस्वी में वहाँ का हड़प्पा का सर्वेक्षण करके पुरानी वस्तुएं प्राप्त की थी। ठीक, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 10 पे। सिंधु घाटी की सभ्यता की किस लिपि में थी? सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि में थी? ऑप्शन देखिए आप लोग, ब्राह्मी, द्रविड़ियन, हड़प्पा। अभी तक पहचान नहीं की जा सकी। कौन सी है? अभी तक पहचान नहीं की जा सकी। अब ऐसा क्यों है कि अभी तक पहचान नहीं की जा सकी? चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता में वहाँ चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी। क्या? चित्र बना के लोग आपस में एक दूसरे को अपनी बात को व्यक्त करते थे। हम लोग क्या करते हैं? लिख के करते हैं। और एक कारण ये भी था कि इस लिपि में लगभग 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया था, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अभी तक पहचान नहीं की जा सकी। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 11 में। निम्नलिखित में से किसे मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है? एक बार फिर से क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए आप लोग, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रोपड़। तो किसको मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को। अब एक चीज़ यहाँ ये भी प्रश्न आता है, आखिर मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोहनजोदड़ो का जो शब्द है उसका अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है, इसलिए इसे ही हम मोहनजोदड़ो कहते थे। मृतकों का टीला किसको कहते हैं? हम मोहनजोदड़ो को। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला? एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला? अब यहाँ एक चीज़ देखिए, कोठार का मतलब हम लोग पहले समझते हैं। तो कोठार का मतलब होता है जहाँ हम लोग अनाज को संग्रह करके रखते हैं। ठीक, अब इसका ऑप्शन देखिएगा आप लोग, मोहनजोदड़ो, रोपड़, हड़प्पा, कालीबंगा। तो विशाल कोठार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। अब कहीं कहीं आपसे ये भी पूछ लेता है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का अन्नागार कहाँ मिला? तो वो भी कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। अब जो है आपका कोठार और अन्नागार, ये दोनों एक ही होता है। अन्नागार को भी हम कहते हैं जहाँ पे हम लोग अपने अनाज को संग्रह करके रखते हैं। तो कहाँ मिला? ये मोहनजोदड़ो में। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। सिंधु सभ्यता के चिन्ह बताते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था? ठीक, सिंधु घाटी के चिन्ह बताते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था। ऑप्शन देखिए आप लोग, कृषि, शिकार, पशुपालन, व्यापार। तो वहाँ का मुख्य धंधा क्या था? कृषि था। अब एक चीज़ यहाँ देखिए, कृषि में तो बहुत कुछ आ गया, गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, मक्का। तो वहाँ का जो कृषि था वहाँ मुख्य क्या क्या था? गेहूँ था और क्या था? जौ था। गेहूँ और जौ था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 14 पे। इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको चारों बताऊंगा, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, सभी सीमा को मैं बताऊंगा। लेकिन आप पहले क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? ऑप्शन देखिए आप, लोथल, आलमगीरपुर, कालीबंगा, दाबरकोट। कहाँ था?
आलमगीरपुर जो है ये पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, किसके? हड़प्पा सभ्यता के। अब एक चीज़ ये आता है कि आलमगीरपुर है कहाँ, तो आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, जो पूर्वी सीमा है हड़प्पा सभ्यता की वो आलमगीरपुर में है। ठीक, अब यहाँ से देखिए कि हड़प्पा सभ्यता का आपसे पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी सीमा, तो हड़प्पा सभ्यता का जो पश्चिमी सीमा है वो बलूचिस्तान में है। कहाँ? बलूचिस्तान में। अब आपसे पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा, तो उत्तरी सीमा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में कहाँ? मांडा जिला में। फिर आपसे अगर पूछ लेता है हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी सीमा, तो वो कहाँ है? वो महाराष्ट्र के दैमाबाद में है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 15 पे। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ना कंफ्यूज होइएगा। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? ऑप्शन देखिए आप लोग, आग, गेहूं, चाक, लोहा। तो किसकी जानकारी नहीं थी? लोहे की जानकारी जो है हड़प्पा कालीन में लोगों को जब थे वहाँ पे, तो उनको लोहे की जानकारी नहीं थी। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन और आता है, तो किन किन चीज़ों की जानकारी थी हड़प्पा कालीन लोगों को? तो उनको किसका था? सोने का भी ज्ञान था, चांदी का भी ज्ञान था, तांबा भी वो लोग जानते थे, कांसा भी जानते थे, सीसा भी जानते थे। ठीक, और वहाँ पे खुदाई के दौरान गेहूँ और जौ के दाने भी मिले थे। ठीक, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 16 पे। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? तो किसके प्रमाण से मिलने के कारण कहा जाता है? बर्तन के प्रमाण मिलने के कारण कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मिट्टी के बर्तनों का ढेर मिला था, इसलिए इसे आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है। आर्यों के समय में क्या था? बर्तन नहीं था। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 17 में। निम्न में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? एक बार फिर से आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सिंधु घाटी के सभ्यता के संबंध में सही है? ऑप्शन देखिए आप लोग, उनके घर ईंट के बने होते थे, सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई, घर की योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। क्यों होगा? क्योंकि उनके घर भी ईंट के बने होते थे, सभा भवन की खोज भी मोहनजोदड़ो में हुई, और घर की योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था। ये भी सही है। अब आइए थोड़ा सा और जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया जाता था, वो भी पके ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ घरों के बीच में एक आंगन भी होता था, रसोई घर और स्नान घर भी होते थे। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर किससे बने होते थे? ऑप्शन देखिए आप लोग, कच्चे ईंटों के, पके ईंटों के, काली मिट्टी की। तो किसके बने होते थे? पके ईंटों के। तो किसके घर बने होते हैं? सिंधु सभ्यता के लोगों के घर जो थे वो पके ईंटों के बने होते थे। अब यहाँ हम चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन है तांबा, कांसा, चांदी, पीतल। तो किसका प्रयोग किया गया था? तांबा का सर्वप्रथम मानवों द्वारा प्रयोग किया गया था। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कब प्रयोग किया गया था तांबा का मानवों द्वारा? तो 5000 BC में किया गया था। 5000 BC में किया गया था। ठीक, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 20 पे। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया है। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए आप लोग, एपिग्राफी, पूरा लेखा शास्त्र, नन। तो क्या कहा जाता है? एपिग्राफी, पूरा लेखा शास्त्र, दोनों कहा जाता है। चूँकि क्या है कि शिलालेखों के अध्ययन को हम लोग इंग्लिश में एपिग्राफी कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? पूरा लेखा शास्त्र। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, मतलब एपिग्राफी और पूरा लेखा शास्त्र ये दोनों सही है। एक इंग्लिश में है और दूसरा हिंदी में है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 21 में। निम्न में से किनके साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की व्यापारिक संबंध था? एक बार फिर से आप क्वेश्चन सुनिए, निम्न में से किनके साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की व्यापारिक संबंध था? ऑप्शन देखिए आप लोग, इराक, आर्यों, मोसापोटामिया, नन। तो किनके साथ इनका व्यापारिक संबंध था? मोसापोटामिया के साथ। किसके? मोसापोटामिया के साथ। अब यहाँ क्वेश्चन और आता था, तो इन लोग व्यापार आपस में किस चीज़ का करते थे, मतलब आयात निर्यात क्या करते थे? तो यहाँ पे धातु और बहुमूल्य पत्थर बेचे जाते थे। कालीबंगा, तो कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये प्राप्त हुई थी कालीबंगा से। अग्निवेदिकाएं कहाँ से प्रारंभ हुई थी? कालीबंगा से। ठीक, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पे अपने। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का क्या कारण था? एक बार आपसे आप लोग क्वेश्चन सुन लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण क्या था? आप लोग आंसर जो है इसका कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आप नहीं देंगे तो मैं इसका आंसर आपको कल ज़रूर बताऊंगा। कल मैंने क्वेश्चन वीडियो में पूछा था कि
कि कूका आंदोलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन मैंने दिया था बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, बंगाल। तो कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था पंजाब में। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर हमको वीडियो में दीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण क्या था। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर दे दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।